एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। आज अपनी बात करेंगे दुर्ग के बारे में। फोर्ट का जो किलों का टॉपिक है राजस्थान का वो चल रहा था, उसमें पहले की जो क्लास है उसमें अपने श्रेणियां पढ़ चुके थे, कौन सा दुर्ग किस श्रेणी का एग्जाम्पल है। आज अपने बात करेंगे हर एक दुर्ग के बारे में विस्तार से। आज जो अपना दुर्ग रहेगा वो रहेगा सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी जो जालौर का जो किला है उसके बारे में अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं जालौर के किले के बारे में। देखिएगा, जालौर का जो दुर्ग है इसके निर्माता के बारे में अपने बात करते हैं। जालौर का जो दुर्ग है इसके निर्माण के बारे में दो अलग अलग मत है। आपने नाम सुना होगा डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का जो निर्माण है वो करवाया था नागभट्ट प्रथम ने। डॉक्टर दशरथ शर्मा तो यह बात कहते हैं कि जालौर का जो दुर्ग है इसका निर्माता कौन है, नागभट्ट प्रथम। लेकिन आपने गौरी शंकर हीराचंद ओझा का नाम भी सुना होगा, इतिहासकार थे। भाषा बोलियों का जो साहित्य का ग्रंथ है उसके अंदर अपने उनके साहित्य के बारे में भी बात करेंगे। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इसके अनुसार इस दुर्ग का जो निर्माण है वो परमार शासकों ने करवाया था। अब देखिएगा, दोनों मत है, दोनों मत ही अपने को पता होना चाहिए। जालौर का दुर्ग पढ़ रहे हैं, जालौर का निर्माता डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार तो नागभट्ट प्रथम और गौरी शंकर ओझा के अनुसार हो जाएगा परमार कालीन, यानी कि परमार शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। अब अपने बात करते हैं इसके प्रसिद्ध उपनाम। उपनाम के अंदर सबसे पहला है इसका सोनगढ़। वैसे सबसे फेमस नाम अपने जालौर को सुवर्णगिरी के नाम से जानते हैं, या आप तो सुवर्णगिरी का किला कह दीजिए या कह दीजिए जालौर का किला। प्रसिद्ध किला है, वैसे तो और भी दुर्ग देखने को मिलते हैं, भाद्राजून का किला, कोट कास्ता वगैरह, लेकिन जो फेमस दुर्ग है जालौर का उसका नाम है सुवर्णगिरी। लेकिन एक बात और भी ध्यान में रखनी है, अगर सुवर्णगिरी के जगह स्वर्णगिरी आ जाए, नाम थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो ये स्वर्णगिरी बन जाएगा जैसलमेर का दुर्ग। यानी कि स्वर्णगिरी है वो तो जैसलमेर में, और सुवर्णगिरी हो जाएगा वो कहां पर हो जाएगा, जालौर के अंदर। यानी कि नाम जब पूरा हो जाएगा, अक्सर अगर पूरा हो जाता है शब्द यहाँ पर है, तो ये दुर्ग कहां पर बन जाएगा, जालौर के अंदर। तो जालौर में जो सुवर्णगिरी है इसका पहला नाम हो जाएगा सोनगढ़। अगर यहाँ पर सोनारगढ़ भी लिखा हुआ मिलता है तो सोनारगढ़ किसका हो जाएगा, स्वर्णगिरी जैसलमेर का। बहुत सारे एक जैसे नाम है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अपने को पता नहीं चल पाता कि वास्तविक नाम क्या है, कौन सा नाम किस दुर्ग के बारे में है। सुवर्णगिरी जालौर, स्वर्णगिरी जैसलमेर, सोनगढ़ जालौर, सोनारगढ़ जैसलमेर। सोनगढ़ के बाद में है कनकांचल दुर्ग, उसके बाद में है जालंधर दुर्ग, उसके बाद में है जलालाबाद। कनकांचल पहाड़ी का होने का जो कनकांचल पहाड़ी का भाग होने के कारण इसको कहा जाता है कनकांचल दुर्ग। ये जो जालंधर दुर्ग है, जालंधर दुर्ग के बारे में क्यों, ये जो जालंधर दुर्ग है ये क्यों कहा जाता है, आपने नाम सुना होगा, नाथ संप्रदाय के एक तपस्वी थे जालंधर नाथ, और जालंधर नाथ ने इस दुर्ग के अंदर तपस्या की थी। उनका तपोस्थली वाला मंदिर है जिसका नाम है सीरे मंदिर। तो आपसे पूछा जाए सीरे मंदिर किस दुर्ग के अंदर है, तो सीरे मंदिर जालौर दुर्ग के अंदर है। सीरे मंदिर में नाथ संप्रदाय के तपस्वी जालंधर नाथ ने तपस्या की थी, इसलिए इस दुर्ग को क्या कहा जाता है, जालंधर दुर्ग। जलालाबाद जो नाम है इसका अगला नाम है,
ये अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग को जीतने के बाद में नाम है वो जलालाबाद रख देंगे, यानी कि नाम चेंज कर देंगे। वैसे अलाउद्दीन खिलजी राजस्थान में 3 दुर्गों के नाम चेंज कर देता है, चित्तौड़गढ़ का खिजराबाद, सिवाना बाड़मेर का खैराबाद और जालोर का कर देगा जलालाबाद। तो ये सारे इसके उपनाम है, सोनगढ़, कनकांचल, जालंधर दुर्ग और जलालाबाद। फेमस नाम है, इसको कहा जाता है सुवर्णगिरी। इसके बारे में अपने को ध्यान में रखना है। अब देखिएगा इसके बारे में क्या क्या ऐतिहासिक बातें हैं, क्या प्रसिद्ध शाखा है। इससे पहले यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है सूकड़ी नदी। तो आपसे पूछा जाए जालोर का जो दुर्ग है वो किस नदी के तट पर है, तो आपका आंसर क्या होगा? सूकड़ी नदी के तट पर। सूकड़ी नदी के तट पर बसा हुआ है और प्रसिद्ध दुर्ग है जालोर सुवर्णगिरी, सूकड़ी नदी के तट पर। उसके बाद में इस दुर्ग के अंदर प्रसिद्ध शाखा 1311 के अंदर। शाखा कब होगा? 1311 के अंदर। शाखा शब्द का अर्थ क्या होता है? शाखा, इसको शाखा बोलते हैं अपने। ये जो शाखा शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है केसरिया और दूसरा शब्द है जोहर। केसरिया प्लस जोहर, दोनों शब्दों से मिलकर शब्द क्या बन जाएगा? शाखा। केसरिया का मतलब क्या होगा? तिरंगे के अंदर जो ऊपर वाला रंग होता है केसरिया रंग होता है, वीरता का प्रतीक होता है। जब राजा का युद्ध होता था तो जब पूरी सेना हार जाती थी तो राजा अंतिम छोर के ऊपर केसरिया रंग के वस्त्र धारण करके या केसरिया रंग की पगड़ी धारण करके युद्ध में जाता था। जब राजा केसरिया रंग के वस्त्र धारण करके युद्ध में जाएगा तो उसकी मृत्यु तो निश्चित है, क्योंकि जब पूरी सेना ही हार चुकी है तो उसकी मृत्यु लगभग निश्चित मानी जाती थी। तो पीछे से रानियां क्या करेगी? पीछे से रानियां अपने आप को मृत्यु को प्राप्त कर लेगी। इस शब्द को बोला गया है जोहर, यानी कि सती होना। आपने नाम सुना होगा सती प्रथा का, यानी कि पति के पीछे अपने प्राण को त्यागना सती प्रथा थी। सती प्रथा पर वर्तमान में तो रोक भी लग चुकी है, क्योंकि 1829 में लॉर्ड विलियम बेटी के समय इस प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। वैसे इनके पीछे जो प्रयास थे सती प्रथा के रोक लगाने के पीछे वो थे राजा राम मोहन राय के। तो सती प्रथा को ही कहा गया है जोहर प्रथा, यानी कि पति के पीछे अपने आप को मृत्यु के प्राप्त करना या प्राणों को त्यागना क्या कहा गया है? जोहर प्रथा। इसमें बहुत सारी रानियां दासियां साथ में जोहर करती थी। तो दोनों शब्दों को मिलाकर एक शब्द बन जाता है शाखा। लेकिन एक ऐसा भी दुर्ग था राजस्थान में जहां पर केसरिया तो हो गया लेकिन जोहर नहीं हुआ। ऐसा कौन सा दुर्ग है? आप कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा दुर्ग जिसमें केसरिया तो हो गया लेकिन जोहर नहीं हुआ। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आसान सी बात है, सभी जानते होंगे। जैसलमेर का जो दुर्ग है सुवर्णगिरी, 1550 में जैसलमेर के दुर्ग में लूण करने केसरिया तो कर लिया लेकिन रानियों ने जोहर नहीं किया। अब रानी बहुत सियानी हो गई, पहले वाली बात थी। अब रानियों ने कहा भी चलो कोई बात नहीं, रहने देते हैं, बहुत आएगी, क्या फर्क पड़ता है। तो धोखा हो गया एक प्रकार का राजा के साथ। लूण करने केसरिया तो कर लिया लेकिन रानियों ने जोहर नहीं किया। बहुत सारे कारण हैं। कई तो इतिहासकार कहते हैं भाई इसमें जो पानी के कुंड है वो बरवा दिए गए थे, जो अग्नि के कुंड है वो पानी से बरवा दिए गए, लकड़ियां बाहर फेंक दी गई, इसके कारण जोहर नहीं हो सका। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ऐसा कौन सा दुर्ग था जिसमें केसरिया तो हो गया जोहर नहीं हुआ? वो था जैसलमेर का, जिसे अर्ध शाके के रूप में भी जानते हैं या कुल 2.5 शाके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है जैसलमेर का दुर्ग। तो शाका शब्द केसरिया और जोहर से मिलकर बना हुआ है। जालोर का जो शाका पढ़ेंगे वो था 1311 के अंदर। अब देखिएगा 1311 के अंदर क्या कौन सा युद्ध होता है? यहां इस समय शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को अपने लिखेंगे AK-47 ही था उस समय अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी था इस समय शासक, और इस समय जालोर का जो राजा था वो था कान्नरदेव चौहान। कान्नरदेव चौहान जालोर का राजा कौन सा हो जाएगा? कान्नरदेव चौहान। देखिएगा अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बात बताते हैं। कई इतिहासकार तो कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी अरावली के समांतर आक्रमण करता था और जालोर के रास्ते इस क्षेत्र से होकर गुजरता था। तो अलाउद्दीन खिलजी के सामने भी एक
ये बीच में रोड़ा था कानरदेव चौहान। तो अलाउद्दीन खिलजी ने समझौता किया था कानरदेव चौहान से, कुछ बातें समझौते के सामने रखी थी कि अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात पर आक्रमण करेगा तो आप बीच में रोड़ा नहीं बनोगे, यानी कि बीच में टकराव नहीं करोगे। उसके बाद में कानरदेव चौहान अलाउद्दीन खिलजी के साथ संधि करेगा। कानरदेव चौहान पर जब भी कोई आक्रमण करेगा तो अलाउद्दीन खिलजी उसकी सहायता करेगा। लेकिन एक शर्त कानरदेव चौहान ने भी रखी थी उस समय कि राजपूत कभी मुगलों से संबंध नहीं बनाएंगे। समझ में आई बात? तो कुछ ऐसी शर्तें, बहुत सारी शर्तें रखी गई थी। अब बात क्या होती है, कानरदेव का पुत्र था जिसका नाम था बीरमदेव। कानरदेव के पुत्र का नाम था बीरमदेव। बीरमदेव को नियुक्त कर देते हैं अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अब देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी भी यहाँ पर कूटनीति करता है। कुछ तो इतिहासकार तो कहते हैं भी अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी जिसका नाम था फिरोजा। अलाउद्दीन खिलजी की एक सुंदर सी पुत्री थी जिसका नाम क्या था? फिरोजा। कई इतिहासकार तो कहते हैं फिरोजा को प्रेम हो गया था बीरमदेव से, उस बात को लेकर झगड़ा हो गया, रांद हो गई और सारे के सारे खत्म हो गए। कई इतिहासकार तो ऐसा भी बताते हैं। कई इतिहासकार कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी क्योंकि मुगल थे, कूटनीतिज्ञ बहुत थे, उन्होंने कहा कि फिरोजा और बीरमदेव का विवाह कर दिया जाए तो उससे जो उत्पन्न संतान होगी वो मिक्स होगी। मिक्स कैसे होगी कि हमारे पास कूटनीति है और इनके पास जिगरा है, यानी कि ये महान थे, लड़ने युद्ध करने में मतलब बहुत ताकतवर राजा थे, राजपूत थे, हट्टी स्वभाव के थे, तो दोनों बातें मिक्स हो जाएगी। इसलिए ये कूटनीतिज्ञ बात भी थी। तो अलग अलग मत है, लेकिन अपने को ये याद रखना है कि कौन कौन से फैक्ट है, किसने आक्रमण किया, यहाँ का शासक कौन था, केसरिया कौन करेगा, जोर कौन करेगा, वो सारी की सारी बातें अपने को यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो बीरमदेव है वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी इस बात को कहता है कि फिरोजा का विवाह बीरमदेव से होना चाहिए। बीरमदेव यहाँ से वापस चला आता है रातों रात, मेरे को तो शादी नहीं करनी। अब देखो उल्टा हो जाता है, आज का समय और है और आज से लगभग 800-900 साल पहले क्या बात थी। यहाँ पर तो सुंदर कन्या के साथ विवाह कराना चाहते हैं लेकिन ये मना कर देते हैं। भाई विवाह लड़के वाले के पीछे पड़े, कितनी आश्चर्यजनक बात है। एक आज का समय एक पहले का समय बहुत अंतर है। आज के समय तो बहुत नौरे वगैरह निकालने पड़ते हैं फिर भी पार नहीं पड़ती। बीरमदेव क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी एक सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग को भेजता है और कहता है कि बीरमदेव चाहिए और जिंदा ही चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग आते हैं, लेकिन इस दुर्ग से पहले एक दुर्ग पड़ता है सिवाना का दुर्ग। सिवाना का दुर्ग है बाड़मेर के अंदर और सिवाना को कहा जाता है जालोर दुर्ग की कुंजी। तो जालोर की कुंजी क्यों कहा जाएगा? जालोर को जीतने से पहले किसको जीतना पड़ेगा? सिवाना को। अब कमालुद्दीन गुर्ग यहाँ पर क्या करेगा? सिवाना पर आक्रमण कर देगा और सिवाना पर जो आक्रमण करेगा वो कब करेगा? 1308 के अंदर। 1308 के अंदर यहाँ पर आक्रमण कर देगा और यहाँ पर थे सातल और सोम। सातल और सोम के समय यहाँ पर साका हो जाता है। इस दुर्ग को जीत लिया जाता है कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और सिवाना का नाम रख दिया जाता है खैराबाद। यानी कि आपसे पूछा जाए सिवाना दुर्ग को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने नाम क्या रखा? तो खैराबाद। अब क्या करेगा कमालुद्दीन गुर्ग? यहाँ पर आएगा, इस दुर्ग पर आक्रमण कर देगा और कब करेगा? 1311 के अंदर। ये 1311 में आक्रमण होगा जालोर दुर्ग के ऊपर। इस समय क्या होगा? एक दैया राजपूत बिक्का थे इस समय, वो भी यहाँ के राजपूत थे। अब क्या होगा? इस समय 1311 में आक्रमण हो जाएगा। कानरदेव चौहान है वो इस समय वीरगति को, यहाँ पर भी वैसे कानरदेव चौहान के साथ विश्वासघात हो जाएगा। 1311 में कानरदेव चौहान वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। जब बात आएगी वीरमदेव के ऊपर, तो वीरमदेव यहाँ पर आशापुरा माता का मंदिर है। आशापुरा माता के मंदिर के सामने अपनी गर्दन है वो तलवार से अलग कर देगा और इस गर्दन को ले जाएगा कमालुद्दीन गुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के पास और अलाउद्दीन खिलजी को कहता है
कि ये रहा बीरमदेव चौहान। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है भी मेरे को तो सब्र है, उस फिरोजा को दिखा दीजिए जिसने कई दिनों से खाना नहीं खाया बीरमदेव के लिए। तो वो कहते हैं भी वीरमदेव की गर्दन है वो लेकर जाते हैं फिरोजा के पास, और फिरोजा वैसे ही बहुत परेशान थी, अब सारा कुछ समाप्ति हो गया। तो कहती है भाई लेकर चली जाती है उस गर्दन को, यमुना नदी में छलांग लगा देती है और वहाँ पर अपने आप को मृत्यु के प्राप्त कर लेती है, ऐसा माना जाता है। बाकी तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बात बताते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा फिरोजा ने छलांग लगाई थी, वो किया था। सब इतिहासकार सब अपने अपने मत से बताते हैं कि ये हुआ था, वो हुआ था, कई कहते हैं वहाँ पर ही वीरगति को प्राप्त हो गया था, वो अलग अलग बातें हैं अपनी। तो अपने को तो इतना ही ध्यान में रखना चाहिए, 1311 में साका हुआ। इस समय यहाँ के शासक कान्हरदेव चौहान और उसके पुत्र बीरमदेव, आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी, विवाद का कारण था अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा का बीरमदेव के साथ विवाह ना होना। इस समय यह साका हो जाता है। आक्रमणकारी होगा अलाउद्दीन खिलजी, सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग। इससे पहले किस दुर्ग को जीता था? सिवाना को। सिवाना का जो दुर्ग है वो बाड़मेर में है। साका कब होगा? 1308 में। और सिवाना को कहा जाता है जालोर दुर्ग की कुंजी, क्योंकि जालोर को जीतने से पहले किस दुर्ग को जीतना पड़ता था? सिवाना को। और सिवाना का नाम क्या रख देगा? खैराबाद। उसके बाद में इस दुर्ग को जीतने के बाद इस दुर्ग का नाम क्या कर दिया जाएगा? जलालाबाद। यानी कि जलालाबाद नाम है वो किसने रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो जालोर का साका हो जाता है 1311 को। इसके बारे में बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई है। एक ये आशापुरा माता है, ये जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद में कुछ और बातें हैं थोड़ी सी इसके बारे में, पुस्तकें वगैरह है उसके बारे में अपने बात करते हैं। अब देखिएगा, छोटी सी बात को लेकर, फिरोजा विरमदेव की बात को लेकर इतना बड़ा झगड़ा हो गया। राजपूत यहाँ पर मारे गए, विरमदेव वीरगति को प्राप्त हो गए, कान्हरदेव चौहान वीरगति को प्राप्त हो गए। इसलिए इस दुर्ग को कहा जाता है राई के भाव रातों रात बिका दुर्ग। तो राई के भाव रातों रात बिका दुर्ग कौन सा हो जाएगा? जालोर का दुर्ग। तो राई के भाव रातों रात बिका दुर्ग कौन सा हो जाएगा? जालोर का दुर्ग। उसके बाद में इसके बारे में एक बात और भी है, ताज उल नासिर। बहुत सारी पुस्तकें लिखी जाएगी ताज उल नासिर, और ताज उल नासिर के जो रचयिता है उनका नाम है हसन निजामी। और हसन निजामी के अनुसार इस दुर्ग के जो दरवाजे हैं वो कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया था। कहते हैं इस दुर्ग के दरवाजे इतने विशाल थे कि कई हाथियों के द्वारा खींचे जाते थे, तब वो कपाट है वो खुलते थे। इसलिए इस पुस्तक में वर्णन मिलता है ताज उल नासिर के रचयिता हसन निजामी है, कोई भी आक्रमणकारी दरवाजे नहीं खोल पाया। तो एग्जाम में पूछा जाता है किस दुर्ग के दरवाजे इतने विशाल थे, बड़े थे, जो कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका? कौन सा दुर्ग हो जाएगा? जालोर का दुर्ग। उसके बाद में है कान्हरदेव प्रबंध। कान्हरदेव प्रबंध के रचयिता है पद्मनाभ। जालोर के साके का वर्णन मिलता है कान्हरदेव प्रबंध के अंदर, और कान्हरदेव प्रबंध के रचयिता कौन हो जाएंगे? पद्मनाभ। उसके बाद में कुवल्यमाला ग्रंथ, फेमस ग्रंथ है। कुवल्यमाला के रचयिता थे उद्योतन सूरी।
और कुवलयमाला की रचना भी उद्योतन सूरी ने कब की थी? 778 ईसा के अंदर। और किस दुर्ग के अंदर की थी? जालोर दुर्ग के अंदर। इस दुर्ग में सबसे पहले राजस्थानी भाषा का जिक्र किया गया है, यानी कि जो मरु भाषा है, मारवाड़ी भाषा का जिक्र किया गया है इस कुवलयमाला ग्रंथ के अंदर। और ये जो कुवलयमाला ग्रंथ है ये उद्योतन सूरी ने किस दुर्ग में लिखा था? जालोर के दुर्ग में। और इस पुस्तक के अंदर ही पहला जो अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुआ था राजा अल्लट का हुन राजकुमारी हरिया देवी के साथ, उसका जो वर्णन है वो भी किस ग्रंथ में मिलता है? कुवलयमाला के अंदर। उसके बाद में इस दुर्ग के अंदर परमार कालीन कीर्ति स्तंभ का नमूना देखने का मिलता है। परमार कालीन कीर्ति स्तंभ, परमार शासकों के द्वारा बनवाया गया कीर्ति स्तंभ है वो इस दुर्ग में है। वैसे मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में विजय स्तंभ तो है चित्तौड़गढ़ के अंदर, जैन कीर्ति स्तंभ है वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। राजस्थान में सबसे पहले समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित विजय स्तंभ है वो है बयाना का किला भरतपुर के अंदर। परमार कालीन कीर्ति स्तंभ है वो कहां पर हो जाएगा? जालोर दुर्ग के अंदर। उसके बाद में इस दुर्ग के अंदर एक मस्जिद है जिसका नाम है फिरोजा मस्जिद। तोपखाना अलाउद्दीन मस्जिद। उसके बाद में प्रसिद्ध मंदिर की बात की जाए तो प्रसिद्ध मंदिर है जोगमया माता, दूसरा है चामुंडा माता और तीसरा है आनंद धन जी का मंदिर। चामुंडा माता का राजस्थान में सबसे फेमस प्रसिद्ध मंदिर है मेहरानगढ़ के जोधपुर में, जहां पर 2008 को हादसा हो गया था और जांच के लिए जसराज चोपड़ा कमेटी बिठाई गई थी। चामुंडा माता पृथ्वीराज चौहान तृतीय की और उसके दरबारी कवि चंद्र बरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रस्व ग्रंथ लिखा था, उन दोनों की इष्ट देवी मानी जाती है चामुंडा माता। उसके बाद में दो प्रसिद्ध बावड़ी है यहाँ पर। बावड़ी है जालर बावड़ी और सोन बावड़ी। बावड़ी के बारे में आप सब जानते होंगे, थोड़ी सी बात है वो बावड़ी के बारे में कर लेते हैं। बावड़ी का मतलब होता है ऐसा कुंड जो स्थापत्य कला के हिसाब से निर्मित हो, चारों ओर सीढ़ियां बनाई गई हो, पानी का गहरा कुंड हो, उसको नाम दिया गया है बावड़ी। और विश्व की सबसे प्रसिद्ध बावड़ी है रानी जी की बावड़ी जो बूंदी में है, और बूंदी को ही बावड़ियों का शहर कहा जाता है, यानी कि स्टेपवेल ऑफ सिटी। तो ये सारी बातें हैं जालोर के दुर्ग के बारे में। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको जो आने वाली नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद। We'll be right back.